नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। हम लोग आईजीएसटी और रिफंड की लाइव क्लास कर रहे हैं आपके साथ। और लास्ट क्लास में जो हमने किया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसमें हमने क्या क्या किया था और हमने किताब में कुछ चेंजेस भी किए हैं, वो भी बता देते हैं और रिवाइज भी कर लेते हैं। तो हमने अब ये जो हमारा चैप्टर 1 है, दैट इज जुरिडिक्शन ऑफ ऑल जीएसटी एक्ट्स, वन नेशन वन टैक्स, 37 टेरिटरीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वी हैव डिस्कस आर्टिकल 1 इंडिया क्या है। आर्टिकल 297 में हमने डिस्कस कर लिया टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस वेस्ट विथ यूनियन, क्योंकि आर्टिकल 1 में ये टेरिटोरियल वाटर्स और एयर स्पेस नहीं था, इसलिए वो आर्टिकल 297 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 10 में यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन है। फिर हम लोग सीजीएसटी एक्ट में आए, जहां पर लिखा हुआ था इंडिया का डेफिनेशन। इस इंडिया का डेफिनेशन में आर्टिकल 1 का भी था, प्लस टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस भी लिखा हुआ था, प्लस यूनियन टेरिटरी भी लिखा हुआ था। फिर ये टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस इज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 और अदर टेरिटरी के नाम से। फिर स्टेट डिफाइंड है और स्टेट इंक्लूड्स, और इसमें कुछ यूनियन टेरिटरी को भी स्टेट्स माना गया, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। तो स्टेट इंक्लूड्स जो आर्टिकल 1 में है, प्लस यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर्स। और यूनियन टेरिटरी में जो 6 नाम है वो दिए गए, जिसमें एक नाम टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस भी दिया हुआ है। फिर हम लोग ने आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 पढ़ा, क्योंकि ये सारे के चारों टर्म्स सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड थे, आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड नहीं थे। तो आईजीएसटी एक्ट में लिख लिया कि जो टर्म आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड नहीं है वो सीजीएसटी एक्ट या कंपनसेशन से या यूटीजीएसटी से आप बोरो कर सकते हैं। सेक्शन 7 इंटरस्टेट सप्लाई डिटरमाइन करेगा आईजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 8 इंट्रास्टेट सप्लाई डिटरमाइन करेगा। फिर हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, जहां पर टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, उसको हम लोग कोस्टल स्टेट का हिस्सा मानेंगे, ये था। तो उसके बाद भी करना हमें। इसके बाद ये हमने इंट्रोडक्शन कर ही चुके थे आपके साथ। फिर सेक्शन 1 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, सेक्शन 9 इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगेगा। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 9 को जोड़ के हमने एक इंटरप्रिटेशन लिया था, इंप्लीकेशन लिया था या कंक्लूजन बनाया था कि पूरे इंडिया में अगर इंट्रास्टेट सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी लग के रहेगा। वैसे ही बाकी सबका भी हमने किया था। इसके बाद इंडिया का डेफिनेशन, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन आर्टिकल 1, इट्स टेरिटोरियल वाटर, सीबेड, सबसॉइल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये सारा चीज, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेलो, अदर टेरिटरी। अदर टेरिटरी में सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 में ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक बात है? और उसको अदर टेरिटरी। तो हमने उसको एक फिगर के रूप में यहां पर लिख दिया। इंडिया जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में डिफाइंड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और स्टेट्स में यूटी विथ लेजिस्लेचर भी इसी में आ गया। तो स्टेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वह कोस्टल स्टेट्स, अदर स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, यूटी विथ लेजिस्लेचर, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर एंड अदर टेरिटरी। और ये यूटी विथ लेजिस्लेचर इसमें आएगा, यूनियन टेरिटरीज में ये 2 आएंगे, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर एंड अदर टेरिटरी। फिर हमने कोस्टल स्टेट्स के वो सारे कोड के साथ नाम लिख दिए, क्योंकि कल हम लोग फंस गए थे कि कोड क्या है। तो आंध्र प्रदेश का कोड 37, गोवा, गुजरात, तो ये कोस्टल स्टेट्स है, जहां पर 12 नॉटिकल माइल भी आएगा। अदर स्टेट्स में ये सारे स्टेट्स आ जाएंगे। यूटी विथ लेजिस्लेचर में ये 3, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में ये 1 2 3 4 5, और अदर टेरिटरी भी यूटी है। तो इट्स टेरिटोरियल वाटर, सीबेड, इस तरह से हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद ये भी है, ये एक कंफ्यूजन था, उसको हमने ठीक कर दिया। दीव यहां है, दमन ये रेड वाला है, और दादरा एंड नागर हवेली ये है। दमन एंड दीव में करीब करीब शायद 20 किलोमीटर का फर्क है। बाकी ये ईजेड का है पूरा पोर्शन। इसके बाद
एक टेबल बना दिया दिल्ली टू, अच्छा इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, किससे पता लगेगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड एंड रिसिपिएंट प्लेस। एंड प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक बात है। यस सर। ओके, तो दिल्ली टू दिल्ली, तो ये इंट्रा हो गया, रिसिपिएंट छोड़ देते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश टू मध्य प्रदेश, ये गलत हो गया, ये इंट्रा होगा। नहीं सर, बराबर है सर। नहीं नहीं, ठीक तो है, मध्य प्रदेश टू मध्य प्रदेश, केरला छोड़ना है, रिसिपिएंट का प्लेस छोड़ना है। ओके। झारखंड टू कर्नाटका, इंटर होगा। दीव टू दमन, इंट्रा। इंट्रा होगा, क्योंकि अब इसको वन टेरिटरी मान लिया गया। ड्यू ड्यूटी टू टू यूटी। दमन में, हाँ ड्यूटी यूटी, ड्यू टू दमन में बहुत फासला है। बाय रोड जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा पूरा समुद्र को इस तरह से क्रॉस करके। समुद्र पे कोई रास्ता बना हुआ है? जिनेश जी हैं ये और डायरेक्ट उनको रास्ता? और उनको मर्ज भी किया सर इन दोनों को ना। हाँ, ये सब मर्ज हो गया है। पहले दमन और दीव मर्ज था, फिर दादरा एंड नागर हवेली भी मर्ज कर लिया गया। खैर, इसीलिए दादरा टू दीव इंट्रा, दमन टू दादरा इंट्रा, ये सब इंट्रा कर लिया। अब वेदर टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल इज ए पार्ट ऑफ स्टेट, तो ये सारा हमने पूरा डिस्कस किया जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स के साथ। सर महाराष्ट्र टू दमन करते तो फिर कैसा पकड़े? महाराष्ट्र टू दमन, हाँ समझे, एग्जाम्पल दूसरे कोई लोकेशन से दमन के लिए। आप ही बताइए। महाराष्ट्र, ये दमन अभी तो महाराष्ट्र भी पकड़ा है उसने एज ए यूटी। इंटर होगा। एक स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, इंटर होगा। हमने यहां पर एक लाइन जोड़ी है, our all coastal states have enacted fisheries laws where they have included territorial waters up to 12 nautical mile as an area of their states। यहां से एक लाइन जोड़ दी, in spite of the fact that entry number 57 of list 1 of schedule 7 gives power to union to levy taxes on fishing and fisheries beyond territorial waters। तो ये कर दिया। और जो आपको वाला केस था गणेश जी, कुछ पता किया आपने? नहीं सर, मुझे कल थोड़ा Okay। क्योंकि मैं अभी छोड़ा मैंने सर ना वो कंपनी मैंने। अच्छा वो पुरानी कंपनी का था आपका? हाँ यस, लेकिन मैं Okay, इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ सर में। कोई बात नहीं, आप समझिए इस चीज को। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 प्री जीएसटी डिस्कस कर रहे हैं एक बार। लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 57 है, जहां पर ये फिशिंग एंड फिशरीज लिखा हुआ है, और लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 21 है ये वाला, जहां पर फिशरीज लिखा हुआ है। सेल एंड परचेज ऑफ फिशरीज के ऊपर प्री जीएसटी रीजन में किसके ऊपर राइट है? पहले इसका पढ़िए, सेंटर का। ये 200 नॉटिकल माइल, ये 12 नॉटिकल माइल। फिशिंग एंड फिशरीज किसके किसके पास राइट है टैक्स लगाने का? स्टेट। फिश गुड्स सेंटर। है, याद रखिएगा। सेंटर। नहीं, प्लीज जीएसटी। हाँ, प्री जीएसटी किसके ऊपर, किसके पास राइट है? सेंटर के पास राइट है। हेलो, जब यहां पर फिशिंग एंड फिशरीज लिखा हुआ है तो सेंटर के पास राइट है। यस सर। और ये एंट्री नंबर 21 में भी फिशरीज लिखा हुआ है, तो किसके पास राइट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं नहीं, लिस्ट 2 में स्टेट है ना ये। ओके सॉरी, स्टेट के पास। तो अब देखिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों के पास राइट है। सेंटर के पास भी राइट है और स्टेट के पास भी राइट है कि फिशरीज से रिलेटेड कोई कानून बना सके। ओके। करेक्ट है। लेकिन टैक्सेशन का कानून बनाने के लिए राइट किसके पास है? टैक्स ऑन गुड्स लगाने का कानून किसके पास था? टैक्स ऑन गुड्स के ऊपर, मतलब गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का स्टेट्स के पास था। स्टेट के पास था। तो अब आप सोच के देखिए, सेंटर के पास राइट तो था फिशिंग एंड फिशरीज पे कानून बना सके, लेकिन इसके ऊपर टैक्स लगाने का
कानून सेंटर के पास नहीं था? हेलो, यस और नो? यस यस। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एक कानून बनाता हूं कि आप इतने बजे से इतने बजे ही आप फिशिंग करने जा सकते हैं, तो इस पे कोई टैक्स लग रहा है क्या? नो। तो ये इस तरह का कानून तो खैर दोनों बना सकता है, लेकिन लेकिन टैक्स लगाने का कानून किसके पास, टैक्स लगाने का पावर किसके पास था? स्टेट के पास। स्टेट के पास। सेंटर के पास तो था ही नहीं वो कभी कानून। तो अब मुझे बताइए, इस फिशरीज के ऊपर टैक्स लगाने का पावर अगर स्टेट के पास था, तो स्टेट फिशरीज का एक कानून बना लिया जिसमें टैक्स ऑन फिश का टैक्स ऑन फिश पे वैट लगा दिया इन्होंने। यस। और कहां तक? 12 नॉटिकल माइल तक। बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल के ऊपर क्या सेंटर वैट लगा पाता? नो। तब भी नहीं लगा पाता, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर ही नहीं था। यस। सिर्फ फिश के ऊपर ही नहीं, फूड के ऊपर भी बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल पे क्या जीएसटी वैट लग सकता था सेंटर द्वारा? नो। नहीं। क्या स्टेट बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल, स्टेट बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल वैट लगा सकता था? नहीं। नहीं लगा सकता था। अब जो गणेश जी का पॉइंट था, मान लीजिए यहां पर कोई कंपनी है, यहां पर ओएनजीसी का वेसल है। वेसल है या ऑयल रिग है, यहां से यहां फूड सप्लाई हो रहा है, ठीक बात? बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल सप्लाई हो रहा है, क्या सप्लाई हो रहा? फूड। स्टेट के पास पावर है? नो। नो। नहीं। स्टेट के पास तो पावर नहीं है कि बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल है। क्या सेंटर ने ऐसा कोई कानून बनाया जिसके ऊपर इस फूड के ऊपर जीएसटी लग जाए? नो। नहीं। तो आपका इश्यू जो लग रहा है गणेश जी, वो यही है। ओके सर, थैंक्स सर। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। चलिए, नहीं तो दिमाग में नहीं आता। और किसी को इसमें किसी का इनपुट? भूपेश जी हैं? भूपेश जी नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी थी। उसके बाद जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के मिनट्स डिस्कस कर लिए। ये रह गया था, लेकिन इसको करने से पहले हम लोग एससीजेड समझते हैं। भूपेश जी ने कहा था कि एससीजेड कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे एक बात बताइए, आज के जीएसटी में एससीजेड जहां भी होगा वो किसी स्टेट में ही होगा? यस सर। मान लीजिए महाराष्ट्र में एक इलाका, इसको एससीजेड बना दिया गया, ठीक बात है? और कहा गया कि ये जो इलाका एससीजेड है, ये अब महाराष्ट्र का टेरिटरी नहीं रहा। हेलो, बराबर। महाराष्ट्र इज ए स्टेट, उसमें एक इलाका एससीजेड बना दिया गया और महाराष्ट्र को कहा गया कि ये एससीजेड नहीं है, नाउ इट इज ए फॉरेन टेरिटरी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसको फॉरेन टेरिटरी बना दिया गया है, अच्छा कहां लिखा हुआ है दिस विल इट बिकम्स ए फॉरेन टेरिटरी? किस एक्ट में लिखा हुआ है? एससीजेड एक्ट में। मैं अभी पढ़ूंगा एससीजेड एक्ट। आई थिंक सीजीएसटी में था। नहीं नहीं, एससीजेड एक्ट में लिखा हुआ है दिस इज नॉट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। मतलब फॉरेन टेरिटरी में नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है इट इज नॉट ए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। करेक्ट है? नाउ अब जीएसटी में आइए। अच्छा, आपको यही सही लग रहा है कि महाराष्ट्र में एक ऐसा इलाका जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये पूरा इलाका क्या है? स्टेट है। स्टेट है। स्टेट का एक हिस्सा निकाल के इसको कहता है कि ये स्टेट नहीं मानेंगे, ये इसका हिस्सा नहीं मानेंगे, वायलेशन कर रहा है। हाँ, इट इज नॉट ए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, इट विल बी ट्रीटेड एज ए फॉरेन टेरिटरी। इज इट ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
यस यस। है। तो जब SEZ एक्ट बनाया गया था, अब मैं SEZ एक्ट निकालता हूं आपके साथ, रुकिए। तो स्टेट को ऑब्जेक्शन करना था, बट स्टेट एग्रीड। अच्छा, ये SEZ एक्ट बनाया किसने, सेंटर ने या स्टेट ने? सेंट्रल नहीं बनाया होगा। सेंटर सेंटर। सेंटर नहीं बनाया है। और सेंटर Yes, जब ये बना रहा है तो तो ऑब्वियसली इसमें स्टेट दिखता नहीं है कि किस कहां से पावर ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से। लेकिन आप इसमें देखिए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कहां डिफाइंड है, डी है ना। पहले था सर। क्या चीज पहले क्या था प्रीतम जी? नहीं नहीं नहीं, हम बोल रहे कि पहले पन्ने में देखिए सर, डोमेस्टिक का। नहीं, यही मैंने पढ़ा है। आई है सर, आई कौन सा है? आईडी? आई 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 आई। हाँ, ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मीन्स द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, but does not include the areas of the special economic zones. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया नहीं है, तो क्या कौन सा एरिया है ये? हेलो, फॉरेन फॉरेन टेरिटरी। फॉरेन टेरिटरी हो गया ना, ये ऑटोमेटिकली फॉरेन टेरिटरी हो गया। अब अगर ये फॉरेन टेरिटरी हो गया तो जीएसटी में क्या किया गया बताइए? इट इज अ डिफरेंट। आप कहते हैं महाराष्ट्र में अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, मान लीजिए आप नागपुर में हैं, और आपने अगर नागपुर में प्लेस ऑफ बिजनेस दिखलाया और आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो और बाकी जगह आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी? मुंबई में या कहीं No. और नहीं लेनी पड़ेगी। आप यू हैव टू जस्ट शो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। यस। बट इफ यू हैव वन मोर बिजनेस इन SEZ, तो जीएसटी एक्ट क्या कहता है? हर स्टेट में लेना पड़ेगा। नहीं, इफ यू हैव वन मोर बिजनेस इन SEZ इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तो फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन क्या कहता है? You have to take separate registration. यू हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर SEZ, करेक्ट है? जी। इसका मतलब ये महाराष्ट्र का इलाका है नहीं, तभी तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, बिकॉज इट इज बीइंग ए फॉरेन टेरिटरी। हेलो, दूसरी बात, अब जब सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 पढ़ते हैं हम लोग, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर SEZ में कोई सप्लाई करता है तो उसको इंट्रा मानेंगे या इंटर मानेंगे? इंटर। इंटर मानेंगे। अब आप सोच के देखिए, सप्लाई तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि SEZ में उसको हम महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए इसको कौन सा सप्लाई बोल रहे हैं हम लोग? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट सप्लाई। यहां से बाहर सप्लाई हो रहा है तो कौन सा सप्लाई बोल रहे हैं हम लोग? जीरो रेटेड। तब भी इंटर है, तब भी इंटर है, ठीक है। ओके। अब जब आप SEZ को सप्लाई कर रहे हैं, तब इसको नो जीरो रेटेड सप्लाई भी बोल रहे हैं, और इसका ऑब्वियसली रिफंड ले सकते हैं आप। यस। SEZ का पर्पस क्या है? अल्टीमेटली जो भी यहां पर गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, वो अल्टीमेटली क्या होगा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होगा। तो इसका 100% प्रोडक्शन इनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर कुछ स्क्रैप ये सब बेचते भी है, तो ये क्या कहेंगे? फॉरेन टेरिटरी से कहां बिका है? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। और इसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। और इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अगर SEZ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे, इसको जीरो रेटेड बोलेंगे। तो इंपोर्ट का एक्सप्लेन कीजिए ना। इंपोर्ट मतलब फॉरेन टेरिटरी से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया आ रहा है तो इंपोर्ट है। ओके। सर इसके लिए भी LUT नंबर लेना पड़ेगा। कौन सा नंबर? LUT एक्सपोर्ट के लिए जो लगता है। हाँ, तभी आपको रिफंड मिलेगा। देखिए, इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स और रिसीविंग सर्विसेज इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय ए। अच्छा,
इनके लिए इंपोर्ट कह दिया। मतलब ये इंपोर्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर यह यहां से बाहर से यानी कि डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से इस एरिया में एससीजेड में कुछ लेके आ रहे हैं तो इसको इंपोर्ट कह रहे हैं। तो एससीजेड के लिए इंपोर्ट है और इनके लिए क्या है? एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट है। तो इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। और अनदर यूनिट डेवलपर, देखिए सर ऊपर देखिए आपका आउटसाइड इंडिया लिखा है सर ना इंपोर्ट का डेफिनेशन में। है। इंपोर्ट का डेफिनेशन आपको दोबारा पढ़िए ना। ब्रिंगिंग हाँ, इंपोर्ट का मतलब ब्रिंगिंग गुड्स और रिसीविंग सर्विसेज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय यूनिट और डेवलपर फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया सर। हाँ, वेदर फिजिकल। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं महाराष्ट्र से बेचता हूँ तो उनके लिए लोकल परचेज हो जाएगा सर। दैट इज नॉट नहीं नहीं नहीं, लोकल परचेज नहीं होगा। एक्सपोर्ट का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज बाय यूनिट और डेवलपर फ्रॉम अनदर यूनिट और डेवलपर ऑफ द सेम स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ए डिफरेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तब भी इसको इंपोर्ट माना जा रहा है। लेकिन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से लेके आएंगे तो देखिए क्या लिखता है। Taking goods or providing services out of India from a special economic zone by land, sea or this, whether physical or otherwise, supplying goods or providing services from the domestic tariff area to a unit or a developer, इसको export बोल रहा है। Supplying goods or providing service from one unit to another unit, ये इसमें आ जाएंगे ना हम लोग। नहीं सर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से यूनिट को सप्लाई करे या डेवलपर को सप्लाई करे, तो इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे ना। जो हमने कहा कि डीटीए से कहा जा रहा है, एससीजेड में जा रहा है। यस, एज पर एससीजेड एक्ट इट इज एक्सपोर्ट। और ये कोई गुड्स लेके आ रहा है इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया या किसी और दूसरे एससीजेड से, इसको वो इंपोर्ट कह रहा है। अच्छा, अब आप समझिए इस चीज को कि एससीजेड किसी स्टेट के इलाके में, तब भी इसको हमने फॉरेन टेरिटरी बोला। यहां से यहां और यहां सप्लाई करना या इसके बाहर सप्लाई करना, ये हमेशा इंटर कहलाएगा। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्री जीएसटी रिजीम में व्हाई स्टेट एग्रीड दैट एससीजेड शुड बी ट्रीटेड a different territory from the state. देखिए किसी के पंछी की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, बताइए। दोबारा बोलिए ना सर। एक मिनट रुकिए, ये पंछी की आवाज किसकी आ रही है? दीपक पटेल। मैं म्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चक्कर है? चलिए, मैं ये पूछ रहा था कि व्हाई स्टेट एग्रीड कि एससीजेड दैट इज इन देयर एरिया to be treated as separate territory or a foreign territory, though it is unconstitutional. Constitutionally, it can be challenged because they are getting the relief and packages from the central government. yes, तो ये रिलीफ और पैकेज भी मिल रहा है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और प्री जीएसटी रिजीम में खैर टैक्स तो खैर कोई रेवेन्यू तो मिलना नहीं है। तो यही एक कारण होगा जिसमें कभी भी किसी स्टेट ने इसको चैलेंज नहीं किया, दो इट कैन बी चैलेंज्ड। And even though they are also bringing the local labor employment of state also. Yes, yes. अब टेरिटोरियल वाटर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, सेक्शन 9। अब मुझे बताइए, अप टू 12 नॉटिकल माइल, ये स्टेट का हिस्सा। स्टेट के डेफिनेशन में चेंज किया इन्होंने कि अप टू 12 नॉटिकल माइल विल बी ट्रीटेड एज स्टेट। हेलो, किया या नहीं किया? Did they change the definition of state and said that up to 12 nautical mile will be treated as a part of state? No.
No, they did not do. Instead, they made this section 9 supplies in territorial waters. बोला कि अगर आप यहां सप्लाई करेंगे इस टेरिटोरियल वाटर में तो ये कोस्टल स्टेट का सप्लाई माना जाएगा, यूनियन टेरिटरी का सप्लाई नहीं माना जाएगा। किसका माना जाएगा? कोस्टल स्टेट का। तो एक बार मैं लैंग्वेज पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये इसका मतलब क्या है। Notwithstanding anything contained in this act, where the location of the supplier is in the territorial waters, the location of such supplier, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। Where the place of supply is in territorial water, the place of supply हमारे लिए ये important, shall for the purposes of this act be deemed to be in the coastal state or union territory, where the nearest point of the appropriate baseline is located। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए ये इलाका है, ये समझ लीजिए गोवा है, गोवा से सटा हुआ कर्नाटका है, और इधर महाराष्ट्र है। ठीक बात है। अब आप समझिएगा क्या है। मान लीजिए म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलो बेटा जा। ये एक इलाका है, ये वाला इलाका, ये गोवा से 10 नॉटिकल माइल है और महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन से 8 नॉटिकल माइल है। अरे आप लोग म्यूट नहीं करते हैं, बहुत सर मुझको होस्ट पावर दे दीजिए, हम करते हैं इधर से। बना दिया प्रीतम जी। ठीक। अब ये एक इलाका है जहां पर बंकरिंग हो रही है। ये वाला जो इलाका है यहां से यहां, ये महाराष्ट्र में 8 नॉटिकल माइल है, और यहां ये वाला इलाका गोवा से 10 नॉटिकल माइल है। तो यहां इस इलाके के ऊपर टैक्स लगाने का पावर किसके पास आएगा? महाराष्ट्र के पास या कर्नाटका के पास? महाराष्ट्र के पास, क्योंकि नियरेस्ट कोस्ट लाइन 8 नॉटिकल माइल है। ये कैसे मेजर करते हैं, इस पे क्या कभी डिस्प्यूट हुआ या नहीं हुआ, गॉड नोज, क्योंकि हमारे पास कोई लाइव केसेस है नहीं कि गोवा वाला कहेगा कि मैं लगाऊंगा, महाराष्ट्र वाला कहेगा मैं लगाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये केस कहां जाएगा? एक्चुअली ये तो सर जो वेसल चलते हैं सर ना, क्या बोलते हैं, जो ये उनको वहां पे ट्रांजेक्शन होता है सर, सप्लाई फूड्स या फिर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस, हाँ, जो सिविल वर्क होते हैं सी में। चलिए कोई बात नहीं। तो ये अगर महाराष्ट्र गोवा में कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये ऑब्वियसली सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल में जाके ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं होता है तो ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल विल रिकमेंड समथिंग, विल इवॉल्व सम अवे सिस्टम वेयर दैट दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स कैन बी रिजॉल्व्ड। तो अभी वो हुआ नहीं है, तो यही एक बताना था। अब मुझे एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश, लोकेशन और रिसिपिएंट आंध्र प्रदेश, इसको ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई देखिए, आंध्र प्रदेश विद इन 12 नॉटिकल माइल ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, इंटर या इंट्रा? लोकल, इंट्रा। इंट्रा। आंध्र प्रदेश विद इन 12 नॉटिकल माइल ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ तेलंगाना, इंटर हो जाएगा। गोवा बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर, इंटर। ये भी इंटर हो जाएगा क्योंकि बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स क्या हो गया? अदर टेरिटरी हो गया, है ना? अदर टेरिटरी यानी कि यूनियन टेरिटरी हो गया, तो स्टेट टू यूनियन टेरिटरी इंटर हो गया। ठीक बात? यस। चलिए, तो वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। किसी को कुछ कहना है तो कहिए, फिर वी मूव ऑन। चलिए ठीक है। चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, ये हम लोग कर चुके हैं आपके साथ। यस सर। इसको हम लोग डेफिनेशंस हम लोग धीरे धीरे डिफरेंट चैप्टर्स में करेंगे। अगर कोई चाय पानी पी रहा है प्लीज म्यूट करके पी लीजिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड
ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ स्टेट। अब इसका मतलब आपको मैं बता देता हूं। द बोर्ड में अपॉइंट सच सेंट्रल टैक्स ऑफिसर एज इट थिंक्स फिट फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर दिस एक्ट। मैं आपको पहले डिस्प्यूट बताता हूं, आप बताइएगा। मान लीजिए महाराष्ट्र में सप्लायर है, रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में, इंटर या इंट्रा? इंटर। इंटर। इंटर हो गया, इंटर ही होगा। इंटर होगा, महाराष्ट्र टू गुजरात। ये कौन डिटरमाइन करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? सेक्शन 9 से। नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है ये डिटरमाइन कौन करेगा? मतलब टैक्स पेयर डिटरमाइन करता है या डिपार्टमेंट डिटरमाइन करता है? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर डिटरमाइन करेगा। कैसे करेगा? कहां कहां एंट्री करेगा वो? कोड। इनवॉइस में। हाँ हाँ हाँ। इनवॉइस में एंट्री करेगा। इनवॉइस में एंट्री करके वो फिर इनवॉइस में एंट्री कर दिया, इसके बाद वो क्या करेगा? इस इनवॉइस की डिटेल कहां एंट्री करेगा? जीएसटीआर 1। B2 जीएसटीआर 1 में। जस्ट एगी में भी ऑब्वियसली B2B में चला जाएगा। B2C होगा तो वैसे B2C में चला जाएगा और यहां एंट्री कर देगा। इसके बाद डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा। अब इस टैक्स पेयर का जुरिडिक्शन किसके पास होगा? या तो सेंटर के पास होगा या स्टेट के पास होगा, दो में से किसी एक के पास होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये अब मान लीजिए सेंटर के पास है और वो जुरिडिक्शन वो डिस्प्यूट करता है, ये गुजरात नहीं होना चाहिए था, ये तो महाराष्ट्र ही होना चाहिए। स्टेट डिस्प्यूट करता है, ये गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होना चाहिए था, महाराष्ट्र होना चाहिए था। बताइए, इस डिस्प्यूट को हैंडल करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल जुरिडिक्शन के पास या स्टेट जुरिडिक्शन के पास? सेंटर के पास। सेंटर के पास। यस। ओके, बाकी लोग? यस सर, सेंटर के पास। सेंटर के पास सर। सेंटर के पास। ओके ठीक है, चलिए एक बार ये पढ़ते हैं। सेक्शन 4, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूं। यहां अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स कौन कर रहा है? कौन सा ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है? सेंटर का ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है। अब यहां लिख रहा है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द स्टेट ड्यूटी आर ऑथराइज्ड टू बी द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि स्टेट के ऑफिसर और यूटी के भी ऑफिसर्स, they can exercise the powers under this act subject to such exceptions and conditions as the government shall on the recommendation of the council by notification specify. Now tell me, क्या स्टेट ऑफिसर को अगर ऑथराइज कर दिया जाए बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, कैन इट बी डिस्प्यूटेड? प्रीतम जी देखिए आप। नो सर। क्या गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्टेट ऑफिसर को अपॉइंट कर दे, यूटी ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दे कि आप भी प्लेस ऑफ सप्लाई के डिस्प्यूट को आप हैंडल कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल, यस और नो? यस सर। यस इट इज पॉसिबल। नाउ थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अगर मान लीजिए स्टेट को हम लोग ऑथराइज कर देते हैं तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर यहां, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट भी यहां, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है। और स्टेट को पावर दे दिया गया। क्या करेगा ये स्टेट? इंट्रा करेगा। स्टेट बोलेगा इंटर। इंट्रा है। स्टेट बोलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात नहीं है, यहीं है। ठीक बात है या नहीं? हाँ यस। हाँ। क्योंकि इसको रेवेन्यू बढ़ाना अपना स्टेट का।
लेकिन बर्तन उर्तन की आवाज किसकी आ रही है भाई? चलिए, स्टेट ये गुजरात मान लिया जाएगा, मतलब ये स्टेट कहेगा, क्या कहेगा, गुजरात में है। अच्छा एक बात बताइए, एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ सप्लायर ये, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ये, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यही है महाराष्ट्र। और एक्चुअली में गलत है, ये गुजरात होना चाहिए था। स्टेट इस केस को उठाएगा? नहीं, कभी नहीं उसका उठाएगा। रेवेन्यू लॉस। यस सर, क्या उसका क्योंकि रेवेन्यू उसका लॉस रेवेन्यू लॉस होगा। तो स्टेट जब भी देखेगा बाहर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो उठाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर है तो वो भूल ही जाएगा। ठीक बात है ना? तो याद रखिएगा, अभी तक किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आईजीएसटी का पावर दिया ही नहीं गया है। तो अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है जहां पर वो कहता है कि आई विल डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट जुरिसडिक्शन वाला, तो उसके पास वो जुरिसडिक्शन है ही नहीं। किसी के पास है ऐसा कोई नोटिस? किसी के पास भी कोई स्टेट जुरिसडिक्शन का नोटिस आया कि प्लेस ऑफ सप्लाई मैं डिटरमाइन करना चाह रहा हूं? आया है या नहीं आया? नहीं सर। नहीं। नहीं आया। ओके, लेकिन अभी तक ऐसे मैटर ही आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? सर हाँ, ये हम लोग आगे पता कैसे करेंगे। चल रहा है कि स्टेट जुरिडिक्शन का नोटिस है या सेंट्रल जुरिडिक्शन का नोटिस? क्यों, वो स्टेट टैक्स ऑफिसर ये सब लिखता है ना, उसमें ये लिखा रहेगा क्या नोटिस हाँ में हाँ कि ये नोटिस स्टेट में। गवर्नमेंट? हाँ हाँ, हमने इतने सारे नोटिस डिस्कस किया। देखिए उसमें जब वो साइन करता है तो जुडिशियल लिखता है कि नहीं लिखता है? वो लिखता है सेंट्रल एक्साइज, ये सब लिखता है, वर्ड लिखता है। ऑफिस का एड्रेस भी रहता है सर। ऑफिस का एड्रेस भी रहता है। खैर एड्रेस उतना नहीं पता, नहीं पता लगे, जैसे मुझे नहीं पता लगता है क्योंकि मैं तो उस लोकल जगह में हूं नहीं। हेलो सर, हाँ हाँ अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे थे ना प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो हाँ उसके हाँ बारे में एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाँ जैसे मेरे एक फ्रेंड है जिनका कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस है। हम्म, दे डोंट हैव एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट। ओके, और अच्छा उनका जो स्टेशन महाराष्ट्र में है। हाँ दे गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन यूपी, चेन्नई। ओके, तो हाँ वहां पर उन्होंने नंबर निकाला नहीं, जीएसटी नंबर, बट हाँ ऑन द बेसिस ऑफ द महाराष्ट्र नंबर हाँ, दे आर चार्जिंग आईजीएसटी। ठीक है। ओके, यहाँ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, नहीं है, बिकॉज दे गॉट अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल फॉर 1 year 2 तो years। फूड कैसे सप्लाई करते हैं? महाराष्ट्र से बना के यहाँ? नहीं, तो वो उन जो कैंटीन है, कैंटीन में उनको प्रीमाइसेस दिया है टू कुक द फूड एंड टू सर्व द फूड इंसर्ट दिया प्रीमाइसेस। मतलब यूपी में उसको प्रीमाइसेस मिल गया हाँ, कंपनी ने प्रोवाइड किया उनको इंटरनल। और आपने अपने बंदे भेज दिए यस। और यहाँ पर कुकिंग हो रही है। हाँ, कुकिंग वहाँ पर एक्टिविटी पूरी वहाँ पे ही हो रही है सर। लेकिन इस यहाँ यूपी में जीएसटी नंबर नहीं लिया है। नहीं नहीं नहीं, और ये महाराष्ट्र से आईजीएसटी का बिल जा रहा ये गलत है। रॉन्ग है। वो तो 3 महीने के पहले होना देना ही ये गणेश जी, ये परमानेंट स्टैब्लिशमेंट हो गया। हम्म है। नहीं सर, ये तो मेरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है सर, परमानेंट। ये है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट। बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑफिस में वहाँ पर रजिस्टर में मुझे दिस इज मिलेगा। योर ऑफिस, दिस इज योर ऑफिस। नो सर, एक्चुअली वहाँ पे अलाउड ही नहीं करते सर, कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउड ही नहीं करती कंपनी। उससे कोई There was a फर्क big- नहीं पड़ता। हाउ डिड दे वेरीफाई द डॉक्यूमेंट सर देन? मतलब वो तो करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन आएंगे ये डिपार्टमेंट वाले और बोलेंगे भैया बंदे किसके हो आप, ये एम्प्लॉय किसके हैं? यूपी जीएसटी ऑब्जेक्शन लेगा सर। हाँ गणेश जी, ये एम्प्लॉय जो कुकिंग कर रहे हैं वो किसके हैं, किसके रोल में हैं? महाराष्ट्र। तब सैलरी ये महाराष्ट्र से इनको यहाँ देते हैं। दे हैव स्टेशन हियर, दे हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, और यहां से सप्लाई। आप देखिए रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना होता है, जहां द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग ए सप्लाई, एंड दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग ए सप्लाई। आपका कंज्यूमेबल कहाँ यूज हो रहा है? यूपी का ही हो रहा है ना, स्टेट को लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नंबर कैसे निकाल सकते हैं सर रजिस्ट्रेशन? नहीं, ये मुझे नहीं पता है, मतलब मुझे नहीं पता कैसे निकालेंगे। ये तो लुकआउट करना पड़ेगा कंपनी के साथ मिलके। लेकिन दिस इज योर मतलब प्लेस वेयर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ये तो राजन फाल्के जी आए हैं, तो राजन फाल्के जी का भी यही केस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था
हाँ, तो ये पॉइंट हम जो डिस्कस सर- कर रहे हैं यहाँ पर आगे हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्प्यूटेड। नहीं, यहाँ पर डिस्प्यूट किस चीज का है? प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं है, यहाँ पर डिस्प्यूट है लोकेशन ऑफ सप्लायर का। ओके, यहाँ पर सर- डिस्प्यूट है कि जिस प्लेस पर रजिस्ट्रेशन लेना था आपको, आपने लिया नहीं। ओहो, सर मोस्ट ऑफ यहाँ द पे केस ना में शेयर्ड ऐसा होता है, लोकेशन हाँ, और जी, सप्लायर जी। दोनों महाराष्ट्र में ही है, लेकिन उसका डिलीवरी वो गुजरात में हो रहा है किसी और किसी के बोलने पे, बिल टू शिप टू मॉडल जो रहता है। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन सर सर यहाँ पे शेयर्ड प्रीमाइसेस बोल के ले सकते हैं सर, कौन सा प्रीमाइसेस? शेयर्ड प्रीमाइसेस। शेयर्ड प्रीमाइसेस बोल के ओके, ओके। हाँ, गणेश तो जी? सर हाँ, मिल जाएगा। अभी हम जो पहला के डिस्कस किया, मैंने के डिस्कस किया था, लेकिन अगर मैं देखा तो मैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ पे लूज किया सर? नहीं, ये पॉइंट नहीं है कि आपने गवर्नमेंट का रेवेन्यू लूज किया नहीं किया। पॉइंट ये है कि जहां से आप सप्लाई कर रहे हैं वहां आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आज गवर्नमेंट इस तरह से थोड़ी डिस्प्यूट करती है कि आपने गवर्नमेंट का रेवेन्यू लूज किया या नहीं किया। ओके, लॉ का वॉयलेशन है या नहीं? हाँ, बोलिए। सर ऐसा ही एक हमारे यहाँ ले सकते हैं सर। हाँ, सरफराज जी बोलिए। जैसे कह रहे थे कि एक हमारे यहाँ है कॉर्डेक्स हॉस्पिटैलिटी के नाम से है, और टाटा मोटर्स के लिए बिल्डिंग वगैरह बनाता है। वो अच्छा, तेलंगाना में रजिस्टर्ड है, लेकिन यूपी में काम करवा रहा है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। जब हमने उससे कहा कि नहीं आपको लेना चाहिए, तो कह रहा कि नहीं हम नहीं लेंगे, हमारे जो कंसल्टेंट है उन्होंने मना किया है। ओके, ठीक है। कि कर सकते लेट अस डिस्कस। कोर्टेक्स कहाँ रजिस्टर्ड है ये? तेलंगाना में है। और यूपी में बिल्डिंग बना रहा है? हाँ, टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स के लिए। जी। और मुझे यही बताइए कि इसका इनके यहाँ पर इनका कोई ऑफिस है, परमानेंट ऑफिस? नहीं 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 है ना, तब क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा? कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है न, तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गणेश जी जो केस बता रहे हैं, वहां पर दे आर हैविंग सम फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, दे आर यूजिंग जो सर मटेरियल यहीं से परचेज कर रहा है, कहाँ से? यूपी से ही उठा रहा हाँ, है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट मतलब मटेरियल कहाँ से परचेज करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिक्स एस्टैब्लिशमेंट मतलब एम्प्लॉइज कहाँ प्लेस्ड हैं, कहीं आपके पास बिल्डिंग है या नहीं है, वो उससे जी। फर्क पड़ेगा। ठीक। सर ये सेक्शन 4 एक बार दोबारा रीड करेंगे? हाँ। Without prejudice to the provisions of this act, the officers appointed under state UT are authorized to be the proper officers for the purposes of this act, subject to such exceptions and conditions as the government shall on the recommendation of the council by notification specify. मैं आपको पूरा बता देता हूं कि स्टेट ऑफिसर और यूटी ऑफिसर्स को भी आईजीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई को डिस्प्यूट करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे और नोटिफिकेशन लेके आए। कौन? गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन निकाले और इन्होंने क्रॉस एम्पावर किया फॉर ग्रांट ऑफ रिफंड, प्रोसेसिंग एंड ग्रांट ऑफ रिफंड, बस। और किसी के लिए क्रॉस एम्पावरमेंट नहीं है, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ऑफिसर या यूटी ऑफिसर कैन नॉट डिस्प्यूट। यस, कहिए। इसमें जो स्टेट ऑफिसर्स हैं उनके लिए नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है, ये कह रहे हैं ना? या फिर ये सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड कंडीशंस एज द गवर्नमेंट शेल स्पेसिफाई, ये एक्सेप्शन के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे या फिर स्टेट नहीं, नोटिफिकेशन निकाले और उसमें कह दिया, मान लीजिए नोटिफिकेशन निकालता हूं कि आप आईजीएसटी के सारे पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सेप्ट टू डिस्प्यूट द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। तो वो तो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? आइए अब इसका लेवाई का सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। सर जो 2 नोटिफिकेशन है, एक रिफंड के लिए है और दूसरा दोनों रिफंड के लिए, दोनों ओके, दोनों रिफंड, ग्रांट ऑफ रिफंड, कुछ एक्सेप्शंस बनाए हुए हैं। ये लेवाई एंड कलेक्शन वैसा ही है जैसा सीजीएसटी एक्ट में था, तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं आपके साथ। सीजीएसटी एक्ट में बताइए कौन कौन सा लेवाई था? मैं फिर 9 सेक्शन 9(1) 9 subsection 9(1),
92 92 3 93 4 5 5। ठीक है, 1 में क्या लिखा हुआ था सीजीएसटी एक्ट में? लिवाई। हाँ, क्या लिखा हुआ था सीजीएसटी एक्ट में? इंट्रा, हाँ इंट्रा, रेट, मैक्स 20%, मैक्स 20%, करेक्ट है। 92 में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, आरसीएम, रियलिस्ट, जनरल आरसीएम, यस, और ये एग्रीगेटर यानी कि बस ऑपरेटर, यही तो है। अब 5(1) में भी अगर आप देखेंगे तो 5(1) में क्या क्या लिखा हुआ बताइए? इंटर, मैक्स कितना? 40%। 40%, बाकी पेट्रोल, आरसीएम, जनरल आरसीएम, और ये भी है। अब एक्सेप्शन, अब देखिए कहाँ डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ है देखिए। मुझे एक बात बताइए, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर हो रहा है तो सेक्शन 5 में लिखेंगे या 9 में लिखेंगे? मतलब 5 ऑफ आईजीएसटी या 9 ऑफ आईजीएसटी सीजीएसटी? 5 सर आएगा, 5 ऑफ आईजीएसटी। ये 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंपोर्ट को हमेशा एक्सपोर्ट ये माना गया है ना, इंटरस्टेट। यस, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज व्हाट? इंटरस्टेट सप्लाई। ऑब्वियसली सीजीएसटी तो लगा नहीं सकता, जब भी लगाएगा कौन लगाएगा? आईजीएसटी। तो 5, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए हम लोग 5(1) में पढ़ेंगे। यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए सेम सर, सेम। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए सेम आईजीएसटी, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए भी आईजीएसटी। ठीक है, तो जितना भी, क्योंकि ये सब इंटर है, चाहे इनवर्ड इंटर हो या आउटवर्ड इंटर हो, इस पे लगेगा क्या? आई। मुझे बताइए इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? कस्टम्स एक्ट। यस। उसके बाद आईजीएसटी। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए आप, सॉरी, ये जो आईजीएसटी लगेगा इसका रेट कहां लिखा होगा? कस्टम एक्ट में लिखा है। कस्ट रेट सेक्शन 5 में लिखा है। कस्टम एक्ट में लिखा है। अच्छा, वैल्यूएशन 15। देखिए सब कुछ वैल्यूएशन कस्टम एक्ट में मेंशन है सर, सब कुछ कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। यस। तो लग रहा है आईजीएसटी, लेकिन जो सारा प्रोविजंस है वो कस्टम्स एक्ट का चल रहा होगा। ठीक बात है? यस। ओके। अब अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नो सर, नहीं होगा। तो क्या एप्लीकेबल होगा? सिर्फ आईजीएसटी एक्ट। सिर्फ आईजीएसटी। वैल्यूएशन वही आईजीएसटी का सर। सेक्शन 15। रेट आईजीएसटी का रेट, मतलब जो रेट नोटिफिकेशन देखेंगे वो आईजीएसटी का देखेंगे, वहां मिलेगा आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रेट। ठीक बात है? चलिए, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बनाया हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, देयर शैल बी लेवाइड ए टैक्स कॉल्ड आईजीएसटी ऑन ऑल इंटरस्टेट। इंटरस्टेट किस सेक्शन में डिटरमाइन होगा? 9(1) में सर। 7 में। इंटरस्टेट है या नहीं है, किस सेक्शन में डिटरमाइन होगा? सेक्शन 7 में। 7. The interstate supplies of goods or services are both except on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 of CGST Act
at such rates not exceeding 40% as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person, provided that integrated tax on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of section 3 of Custom Tariff Act 1975. देख रहे हैं क्या कह रहा है? Levied and collected as per Custom Tariff Act. टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता लगेगा इंपोर्टेड गुड्स का? कौन सा बिल ऑफ एक्ट बताइए। अगर इंपोर्ट गुड्स कर रहे हैं, आईजीएसटी लगाना है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या पता लगेगा? सेक्शन 12 और 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या कस्टम्स एक्ट से ही? कस्टम्स एक्ट। कस्टम है, सब कुछ कस्टम्स एक्ट चल रहा होगा। ऑन द वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर द सेड एक्ट at a point when duties of customs are levied, देखिए पॉइंट ऑफ लेवाई यही लिख दिया, on the said goods under section 12 of the customs act 1962। अगर आपको किसी को भी कस्टम्स एक्ट की पूरी क्लासेस देखनी है तो हमने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। यूट्यूब वाले 59 रुपीज पर मंथ मांगते हैं और कभी कभी डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो वो आप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये 50 घंटे का पूरा कस्टम्स एक्ट का क्लास हमने वहीं अपलोड कर दिया है। इनकम टैक्स का भी किया हुआ है, तो इनकम टैक्स भी आ जाएगा उसी में 59 रुपीज पर मंथ में। तो वो वहां आप देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पर डिटेल में दिया हुआ भी है वहां पर। कस्टम्स एक्ट डू नॉट अप्लाई टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बट इज सब्जेक्ट टू आरसीएम एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। मुझे एक बात बताइए, गुड्स अगर इंपोर्ट हो रहा है तो कौन जीएसटी देगा? आईजीएसटी? इंपोर्टर। हाँ जी, इंपोर्टर। इंपोर्टर। अगर सर्विसेज इंपोर्ट हो रहा है तो कौन देगा? रेसिपिएंट। रिसिपिएंट। ये इंपोर्टर भी तो रिसिपिएंट ही है। यस सर। तो इसका मतलब चाहे इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, दोनों पे रिवर्स चार्ज है। यस सर। गुड्स के ऊपर अगर आप, इसको हम लोग कभी रिवर्स चार्ज बोलते नहीं है, नहीं बोलते बराबर, लेकिन जनरली इंपोर्टर ही देता है क्योंकि प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज इन इंडिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का अगर प्रिंसिपल देखेंगे तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स जहां पर है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन है, जो कंज्यूम करेगा वही टैक्स देगा। इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जो कंज्यूम करेगा वही टैक्स देगा। अगर आप बिस्किट खरीदने जा रहे हैं तो आपके पॉकेट से पैसा निकल रहा है तो आप टैक्स देंगे। सही बात है या नहीं है? यस। या यूं कह दे कि जिसके पॉकेट से पैसा निकलेगा वही टैक्स देगा। तो इंपोर्टर के पैसे से पॉकेट से पैसा निकल रहा है, रिसिपिएंट के पॉकेट से पैसा निकल रहा है, तो यही टैक्स दे रहा है। ठीक बात है? The integrated tax on the supply of petroleum, crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas, and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। जिन्होंने भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हमारे साथ पढ़ी है तो उसमें इस पे डिस्कशन हुआ था, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट कब आएगा। तो उसको पढ़कर ऐसा लगा कि कभी नहीं आने वाला। उसमें ऐसी क्या बात हमने पढ़ी थी कि ऐसा लगने लगा कि कभी नहीं आएगा। उसमें हमने जो पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लेके आते हैं तो आज जितना टैक्स लग रहा है उतना ही टैक्स जीएसटी में लगाना चाहें तो 128% टैक्स लगाना पड़ेगा। और यहां मैक्सिमम कितना लग सकता है? 40। तो मतलब 3 गुना टैक्स। तो एक्ट भी चेंज करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। 9(3) जहां पर स्पेसिफिक आरसीएम है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं। 4 जनरल आरसीएम, इसको भी नहीं पढ़ रहा हूं। 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको भी नहीं पढ़ रहा हूं। अब आइए, इसको एक्सट्रैक्ट पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। आईजीएसटी का रेट क्या है? C+S? हेलो? यस सर। हर एक स्टेट में मान लीजिए देयर इज अ सप्लाई ऑफ सीमेंट, इस पे रेट 28% है। तो क्या हर एक स्टेट में रेट 28% है? यस सर। क्या महाराष्ट्र कह सकता है कि सर हम लोग पूरी सीमेंट, सॉरी गुजरात कह सकता है कि सर पूरी सीमेंट की फैक्ट्री तो हमारे यहाँ है,
हमने इसको डेवलप किया और यहां से पूरे हर एक स्टेट में जा ही रहा है। तो since we have developed this industry, we have supported this industry, why not to tax this? Let us tax this as 30%, 28% यहाँ 2% एक्स्ट्रा ऑरिजिन बेसिस पे हमें दे दीजिए। और ये जीएसटी काउंसिल में रिकमेंडेशन लेके चले गए। नहीं होगा सर, वन नेशन वन टैक्स। हाँ वो तो ठीक है। It doesn't specify in the central tax rate, sir, no, as per notifications. हाँ तो ठीक है, 30%, 15 सेंटर का, 15 स्टेट का। कहिए। अच्छा छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। ऐसा करते हैं, गुजरात जीएसटी काउंसिल में कहता है कि सर ये इंडस्ट्री को हमने डेवलप किया है, इस पे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई करूंगा, प्लीज डिस्टरबेंस आ रही है किसी के, इंट्रा स्टेट अगर मैं सप्लाई करूंगा, प्रीतम जी देखिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई करूंगा तो 30% लगाने का हक दिया जाए, बाकी आउटसाइड से सप्लाई करूंगा तो 28%। कहिए। सर इसमें रेट सेम रहेगा, 2% का सब्सिडी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। हेलो सर, आर्टिकल 246 क्लॉज 2 स्पेसिफाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताइए, केरला में जब फ्लड आया था तो केरला सेस लगा था या नहीं लगा था? यस। बाकी इंट्रा पे ही लगा था? नहीं, खाली इंट्रा पे लगा था। हाँ वही कह रहा हूँ, खाली इंट्रा पे लगा था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते वक्त अब गुजरात ये कह रहा है कि चलो ये ठीक है, हम सेस उस नहीं लगाने के लिए कह रहे हैं, ये रिकमेंडेशन पे जा रहा है। देखो पावर ही नहीं सर ना, वही बता रहा, आर्टिकल 246 क्लॉज 2 क्या लिखा हुआ वो? इसका आईजीएसटी के जितने से पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सर। आईजीएसटी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो सी में आ गया, सिर्फ इंट्रा। हाँ उसमें फिर मेंशन के दोनों को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 246 आर्टिकल क्लॉज 1। मैं आपको बता, पहले एक बार एक बात समझते हैं, पहले जीएसटी काउंसिल का ही पावर समझ लेते हैं। जीएसटी काउंसिल एक्ट में चेंजेस रिकमेंड करता है, जनरल नोटिफिकेशन जो आता है वो भी जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से आता है, रेट्स भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है, ठीक है। सर्कुलर क्या जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है? नो, नहीं, सर्कुलर नहीं करता। तो हर एक स्टेट अपने अपने मन से सर्कुलर निकाल सकती है। अब जैसे महाराष्ट्र ने एमनेस्टी स्कीम निकाली तो उनकी मर्जी थी निकाल, लेकिन वो प्री जीएसटी रिजिम था, लेकिन हर एक स्टेट अपना अपना सर्कुलर निकालता है। अब मुझे एक बात बताइए, जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर रहा है एक्ट में, चाहे वो सीजीएसटी एक्ट हो, एसजीएसटी एक्ट हो, यूटीजीएसटी एक्ट हो, आईजीएसटी, इन सब एक्ट में वो रिकमेंड करता है। और इसने रिकमेंड किया कि जो बेस रेट है, जो मैक्सिमम 40% का, इसको घटाया जाए और इसको घटा के 30% किया जाए, ये रिकमेंडेशन है। बताइए, एक्ट बाइंडिंग या नॉट बाइंडिंग? यस सर। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया जो बेस रेट है, यहां पर मैक्सिमम 40% लिखा हुआ था ना आईजीएसटी में। हाँ यस सर। इस बेस रेट को 40% से घटा के 30% करना है। दिस इज द रिकमेंडेशन। दे कैन डू सर। ये रिकमेंड तो कर सकते हैं, बट इज इट बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड स्टेट? तो जो मीटिंग में जो पास होगा तो बाइंडिंग हो जाएगा सर। सर बाइंडिंग तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशन है अभी तक वो सर्कुलर में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं। नहीं, हेलो सर, जब वो तो दोनों जो कोरम में अगर पास होता है मेजॉरिटी में तो हो गया सर। नहीं, देखिए, एक्ट इज नॉट बाइंडिंग। जनरल नोटिफिकेशन बाइंडिंग, लेट फीस वगैरह, इंटरेस्ट रेट बाइंडिंग, रेट्स बाइंडिंग,
ये भी कौन सा ओशन फ्रेट का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी कहा, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के मिनट्स पे भी हमने ये बात पढ़ी है। तो एक्ट्स में ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। अब आप समझिए मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था, गुजरात ये कह रहा है कि हम रेट्स को इंट्रास्टेट सप्लाई में 30% करना चाह रहे हैं, बाहर अगर इंटर होगा तो 28 करना चाह रहे हैं। क्या गुजरात यूनिलैटरली ये डिसीजन ले सकता है? नहीं सर, नहीं ले सकता। वाई? एक्ट में चेंज नहीं कर सकता सर, क्योंकि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी होगा। हेलो, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी पॉसिबल है, क्योंकि जनरल और रेट जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से ही चेंज हो सकता है, वरना चेंज नहीं हो सकता। ठीक बात है। तो सर महाराष्ट्र में ईवे बिल का लिमिट उन्होंने 50,000 से 1 लाख कर दिया इंट्रा के लिए। हाँ, तो वो केस में सर उन्होंने कैसे किया फिर? ईवे बिल का स्टेट में हुआ है। नहीं, एक बात बताइए, रूल्स भी बाइंडिंग है ऑब्वियसली। उन्होंने, अब ईवे बिल का हमने डिस्कशन किया था, उन्हें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर रही है कि भैया इंट्रा में आपको जो करना है कीजिए। ठीक है। अब मैं जो आप पूछना चाह रहा हूं, देखिए अब मैं आप समझिएगा, गुजरात ये प्रपोजल लेके जाता है जीएसटी काउंसिल में और कहता है कि सर इंट्रा में 30 करने दो। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन मान जाता है और अलाउ कर देता है। बताइए, पोर्टल में कैसे करें? पोर्टल में तो पॉसिबल नहीं है सर प्रैक्टिकल है। पोर्टल में वो सब वो करेंगे ना, वो जीएसटी काउंसिल सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, तो पोर्टल में उनको चेंजेस करना पड़ेगा। और ये भी अलाउ कर देता है कि इंटर स्टेट भी सप्लाई भी आप 30% कीजिए, दोनों अलाउ कर देता है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? अगर ये अलाउ कर देता है तो फिर, और इसमें ये भी गुजरात ये कहता कि सर मेरा ये 2% पूरा होना चाहिए, यानी सेंटर कितना चार्ज कर रहा होगा 14, गुजरात कितना चार्ज कर रहा होगा 16, और जीएसटी काउंसिल मान जाता है। ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, यस और नो? नो पॉसिबिलिटी है, लेकिन होना टफ है सर ये। नो, इसमें शेष लेगा वो शेष। अच्छा, आप पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी है तभी डिस्कस कर रहे थे, ऐसे थोड़ी डिस्कस करते। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 8 GST Council meeting minutes. The Honorable Minister from Tamil Nadu observed that this provision allowed the IGST rate to be applied independently of the combined rate of CGST and SGST, whereas the understanding was that the IGST rate would be the sum total of the rates of CGST and SGST. यानी कि ये जो कह रहे थे तमिलनाडु वाले कि इसमें जो आपने रेट नॉट एक्सीडिंग 40% लिखा है, इसमें आप लोग लिखना चाहिए C+S का रेट लिखना चाहिए था, लेकिन आपने ये 40% लिखा हुआ। आज मुझे एक बात बताइए, सीजीएसटी का रेट नोटिफिकेशन अलग आता है? हेलो, आईजीएसटी का रेट नोटिफिकेशन अलग आता है या नहीं आता? यस सर। आईजीएसटी का रेट नोटिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं निकालते। अगर C+S ही लगाना है तो आईजीएसटी का इंडिपेंडेंट रेट नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर यहां पर C+S लिखा होता, कंबाइंड रेट लिखा होता, तो आईजीएसटी के रेट नोटिफिकेशन सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या उससे रिलेटेड आरसीएम का ही निकालना पड़ता। लेकिन आईजीएसटी इंडिपेंडेंटली चार्ज किया जा रहा है, इसीलिए हर एक आईजीएसटी का भी रेट नोटिफिकेशन अलग अलग है, एक्ट अलग, नोटिफिकेशन अलग। लेकिन अगर यहां C+S लिख देते तो बहुत सारे नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तमिलनाडु ने ये कहा, He therefore suggested that in this provision link should be established to apply rate of CGST and SGST. जो अप्लाइड वो लिंक एस्टैब्लिश नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए अब कमिश्नर पॉलिसी विंग क्या कह रहे हैं। Observe that sum total of CGST and SGST rates might vary if band of SGST rates was operated by some states in future. जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। The Honorable Minister from Tamil Nadu raised a question as to whether states had the authority to have a different rate of tax. The Secretary stated that a band rate could be permitted for a state only if the Council agreed to it.
क्लियर है? यस सर। तो ये फ्यूचर है, ये जो हो भी सकता है। हाँ भाई, ये हमने डिफरेंस बता दिया। नेचर ऑफ सप्लाई सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एंड सेक्शन 7 ऑफ यूटीजीएसटी। नेचर ऑफ सप्लाई सेक्शन 9 और 7 में क्या है? इंट्रास्टेट सप्लाई। और इंट्रास्टेट सप्लाई है या नहीं है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी से। ठीक बात? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी में आईजीएसटी कब लगेगा? व्हेन इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। और इंटरस्टेट सप्लाई कैसे निकलेगा? बाय सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी। वैल्यूएशन, इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन यहां नहीं है, कहां है? सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट। इंपोर्टेड सर्विसेज और अदर गुड्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन मैं यहां पर नॉट एप्लीकेबल ही लिख देता हूं। होगा सेक्शन 15 से ही, लेकिन सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी अप्लाई करके जब आप नोटिस का रिप्लाई, मान लीजिए डिस्प्यूट आ गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कि ये डिस्प्यूट है, तो आप सेक्शन 15 को कोड तो करेंगे, लेकिन पहला जो सेंटेंस आप लिखेंगे दैट इज सेक्शन 20 अलाउज आईजीएसटी टू गो टू सेक्शन 15। उस तरह का लैंग्वेज बनाना पड़ेगा आपको। ठीक बात है? तो इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड सर्विसेज, अदर गुड्स और सर्विसेज। अच्छा सॉरी, अदर गुड्स और सर्विसेज में तो यही आएगा। यहां एनए कर देता हूं। इंपोर्टेड गुड्स आईजीएसटी रेट नोटिफिकेशन, इंपोर्टेड सर्विसेज आईजीएसटी रेट नोटिफिकेशन, अदर गुड्स और सर्विसेज सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन। और आईजीएसटी का रेट भी आएगा अगर इंटरस्टेट सप्लाई होता है इस अदर गुड्स और सर्विसेज का। टाइम ऑफ सप्लाई इंपोर्टेड गुड्स, दिस अदर गुड्स सेक्शन 12। इंटरस्टेट सप्लाई होता तो ये लगेगा, सर्विसेज ये, और इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो ये लगेगा। जीएसटी इन पेट्रोल, स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज, जनरल रिवर्स चार्ज, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये सब कुछ सेम था। पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इंपोर्टेड गुड्स में इंपोर्टर एज पर कस्टम्स एक्ट, इंपोर्टेड सर्विसेज में रिसिपिएंट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज, जनरल रिवर्स चार्ज, ई कॉमर्स ऑपरेटर, अदर गुड्स और सर्विसेज में एफसीएम है 9(1) और यहाँ 5(1). OIDAR सीजीएसटी एक्ट में कोई रेफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर सम रिटर्न, और यहाँ सेक्शन 14 में रेफरेंस है। We completed this chapter 2. अब हम लोग चैप्टर 3 है जो आपके साथ कल करेंगे। लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ, अब आपका कोई इश्यू है तो बताइए प्लीज। वीडियो ऑन कर सकते हैं अब आपको। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। देखिए इस कोर्स में हम लोग फीचर्स हम लोग बता देते हैं, प्लस 40 आवर का सेशन है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी जैसे आज क्लास हुई है, रिकॉर्डिंग हो गई, इस रिकॉर्डिंग को हम लोग आज वाली क्लास भी हम लोग यूट्यूब में अपलोड करेंगे, लेकिन उसके बाद जितनी भी क्लासेस है उसको हम लोग गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे। और उसमें हम आपको 100 घंटे का एक सीरियल की देंगे। वो 100 घंटे का सीरियल, मान लीजिए 40 घंटे का ही है, बाकी हम 100 घंटे का सीरियल की देंगे गूगल ड्राइव से, उसको आप देख पाएंगे वो लेक्चर सब। जब आप इसमें जाते हैं, इसमें ये लेक्चर कौन कौन से है देखिए, ये इतने सारे लेक्चर सीजीएसटी एक्ट के, प्लस जीएसटी नोटिसेस के, प्लस रिफंड के, ये पुराने लेक्चर्स हैं। जो पुराना लेक्चर हमने 27 घंटे में कंप्लीट किया था, अब ये लेक्चर्स, तो यहां पर ये लेक्चर्स हम लोग रिप्लेस करेंगे। यहां गूगल ड्राइव का लिंक भी दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा। ये देखिए रिफंड एंड आईजीएसटी, ये वॉल्यूम 3 नजर आ रहा है आपको। यहां पर ये रिफंड है, ये आईजीएसटी है, तो हम लोग यहां पर एक फोल्डर बना देंगे आईजीएसटी न्यू का, यहां से आप डाउनलोड करते रहिएगा। और ये पूरा का पूरा इसमें हमारा ये कंटेंट ब्राउजर है, ये वीडियो प्लेयर। अगर किसी ने कोर्स लिया हुआ तब तो अच्छी बात है, कोर्स नहीं लिया हुआ है तो ये सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, सीरियल की से एक्टिवेट कर लीजिएगा, और ये लेक्चर्स जो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ वो आप
देख सकते हैं। और वो सिर्फ ये जो मैं 100 घंटे का लिंक दूंगा, आप उसमें बेसिक टू एडवांस भी देख पाएंगे, यानी कि ये सारे लेक्चर्स भी देख पाएंगे। लेकिन वो पूरा सीरियल की 100 घंटे का ही होगा, तो 100 घंटे से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। प्लस रिफंड तो देखिए सर, इसका लिंक दे दीजिएगा सर प्लीज। लिंक बड़ा आसान है, यहीं से ये रहा लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, अरे यहीं पर क्लिक कीजिए taxbykk.com। ये लिंक मैं है ना आपको यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल दिया। ओके, ये सिस्टम है। चलिए सर, एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ प्रवीण जी, वीडियो ऑन कीजिए ना। हाँ पूछिए प्रवीण जी। ये कैंसिलेशन से रिगार्डिंग है, मतलब हटकर है थोड़ा। तो किसी क्लाइंट का कोई कैंसिलेशन हो गया, सुनिए ना, ये सब ये सवाल आप फोन पे कीजिए, मैं फोन पे ऑलवेज अवेलेबल हूँ। ठीक है सर, ठीक है, आज मैं फोन। और अगर नोटिस आता है तो नोटिस भेजिए, क्योंकि उसमें टेक्निकल चीजें तो मैं तभी देख पाऊंगा जब नोटिस आएगा। जी सर, मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ आज। और नए लोग कौन है या बात करें उनसे? संतोष काड़ू जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैसे हैं? फाइन सर। सर बहुत डीप में क्लास चल रहा है। धन्यवाद। बताइए, और बताइए डीप के अलावा। सर जो हम लोग कल का जो रिवीजन लेते हैं, कल क्या किए हैं, कल क्या हो गया, उसमें बहुत रिवाइज हो जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। और मैं आपको सबको मैं बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को जो मैं पढ़ाता तब भी बोलता था, ये जितने भी क्लासेस है, अगर आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक, आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप क्लास किया, गए और पढ़ाई नहीं की, एक बार उसको पढ़ना विद इन 24 आवर्स जरूरी है। विद इन 24 आवर्स ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइंटिफिकली मैंने फील किया है, 24 अगर आप पढ़ेंगे तो जितना भी कुछ आप 24 आवर्स में रिवाइज कर रहे हैं तो वो रिकॉल होगा। आफ्टर 24 आवर्स पढ़ेंगे तो आपको याद ही नहीं आएगा कि क्या हमने पढ़ाई की थी, तो रिकॉल कैसे होगा? एक बार अगर आपने रिकॉल कर लिया तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो आप चाहते हैं ये क्लास आपको बहुत फायदा करे, क्योंकि हम लोग इन डेप्थ कर रहे हैं, डिटेल्ड कर रहे हैं, फ्यूचर भी बता रहे हैं आपको क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है, कैसे लिटिगेशन को हैंडल करना है अगर आईजीएसटी का आ जाता है, वो भी बता रहे हैं। तो आपको डिटेल्ड स्टडी उसका फायदा लेना है तो आपको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना, मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। कई लोग, और सेक्शन नंबर याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब आप नहीं कर रहे हैं तो आप जीएसटी सीख नहीं रहे, आप टाइम पास कर रहे हैं। तो आपका पैसा भी लग रहा है और आपका टाइम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका अगर आपको अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करना है तो 24 घंटे के अंदर मेमोराइज, रिवाइज एंड सेक्शन नंबर के साथ तभी होगा। आप देखिए ना, जितने रिप्लाई बनाते हैं बिना सेक्शन नंबर के, आप रिप्लाई बन ही नहीं सकता। बनता है तो ऑफिसर पढ़ेगा नहीं, कोर्ट समझेगा नहीं। ठीक बात है। चलिए, और जो नए ज्वाइन किए हैं कोई? शदाब अहमद, राकेश अग्रवाल, डीके, गोपेश जी नमस्ते। आज लेट ज्वाइन किया गोपेश जी ने लगता है। यस सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपका एससीजेड का हमने डिस्कस कर लिया? हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया था सर, बच्चे का स्कूल। वीडियो आज हम लोग अपलोड करेंगे उसकी। अच्छा, वेडनेसडे को हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, मतलब कल, क्योंकि वो जो तीसरा चैप्टर है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मुझे उसको स्टडी करना है थोड़ा सा, और मैं ठीक कर लेता हूं, इसीलिए मैं वेडनेसडे छुट्टी ले रहा हूं। और आप लोगों को भी टाइम मिल जाएगा ये 2 दिन। और फिर जिन्होंने भी फीस पे की हुई है उनको ये दोनों का पीडीएफ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पीडीएफ, मैं आपको जो पेड का हमने एक अलग से एक बनाया हुआ है ग्रुप, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। और कोशिश कीजिए शेयर मत कीजिएगा इसको। तो ये पूरी किताब
चैप्टर 1 2 तो मैं बना ही चुका था, चैप्टर 3 में बहुत सारे अभी कुछ कुछ करना है। चलिए, और रिक्वेस्ट तो यही है, आप लोग सभी लोग ज्वाइन करें, आपको अच्छा लगेगा। देखिए बहुत लोग हैं जो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, मैं नहीं चाहता हूं। तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करेंगे तो जो ये जो 2-4 लाइन हमने पढ़ी है, वो हमने कितने 4 घंटे या 3 घंटे लगा दिए हैं, वो 10 मिनट में खत्म हो सकता है अगर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना है तो हम लोग वो काम नहीं करते। यूट्यूब में आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, वी डोंट डील इन मासेस। जिनको अंग्रेजी से हिंदी ही सुनना है कि भैया लेट फीस माफ हो गई उसका वीडियो बना दो, इंटरेस्ट रेट कम हो गया उसका वीडियो बना दो, हम लोग ये काम नहीं करते। हम लोग डील विद क्लासेस, मतलब हम उनके लिए काम करते हैं जो वाकई में जीएसटी लिटिगेशन में अपना प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं। So we are catering to those GST practitioners who really want to understand GST and want to grow GST practice in litigation. तो हमारी पूरी क्लासेस वही ओरिएंटेड होती है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर ये क्लास मंडे टू संडे या कुछ नहीं, ये क्लास, हाँ ये क्लास जो होती है वो मंडे टू सैटरडे है, बीच बीच में मैं छुट्टी लेता रहूंगा, है ना, क्योंकि किताब अपडेट करनी पड़ती है। अच्छा। तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे ये 4 दिन तो कंपलसरी होके रहेगी, एक्सेप्शन आर देयर। हमने सर की क्लास एक साल पढ़ ली। हाँ गए जुलाई से लेके। हाँ हमने क्लासेस एक साल चलाई है। 1 साल चली बराबर सर, 1 साल चली, पूरी 1 साल चली है, हमने छोड़ा नहीं है कुछ भी। जब जीएसटी वॉल्यूम किया था 1 यस करेक्ट। तो हाँ, तो हमने सोचा था 30 घंटे में खत्म करेंगे, हुआ ही नहीं। तो हम लोग करते रहे 1 साल। आप सोचिए डेली मॉर्निंग में गणेश जी, जिनेश जी, राजेश जी, इतने सारे लोग उठते थे। तो ये इस तरह के लोग चाहिए हमें। और लेकिन आपके कारण सर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था जीएसटी में। पहले मैं जॉब कर रहा हूँ सर, हाँ लेकिन जॉब में भी मैं इतना मीन्स लड़के लोग को इतना ट्रेनिंग देता हूँ जीएसटी का सर। आपका एग्जांपल देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे भी गुरु ऐसे, मैं भी कहाँ से पढ़ के आ रहा हूँ, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि जो आपने प्रिस्क्राइब वर्ड का जो मेरे दिमाग में मैंने फीड कर दिया, जहाँ जहाँ भी वर्ड प्रिस्क्राइब होता है इसमें टॉकिंग अबाउट द रूल्स करेक्ट। तो इमीडिएटली मुझे रूल्स देखने हैं, मुझे इसका मतलब, हाँ इसका मतलब रूल्स देखने। उसका लॉजिक भी समझ में आ रहा है ना, जैसा 16 में लिखा है, सॉरी 16(1) में लिखा है, सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड। हाँ एज प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब इमीडिएटली मेरे को रूल 36 देखना है। करेक्ट। हेलो सर। हाँ हाँ सर एक कुछ क्वेश्चन पूछना था सर। पूछिए ना। एक बिल्डर एंड डेवलपर है, वो स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर है सर। बिल्डर डेवलपर स्टेट के जुरिडिक्शन में है। हाँ सर। और अभी ये सेंटर वाले कुछ नोटिस इशू कर रहे हैं कि जिसका भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसको ओसी आ गया है, तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आप रिवर्स करो। तो सेंटर वाले क्यों कर रहे हैं इशू? वो मालूम नहीं सर, वो बोल रहे हैं हम मतलब सभी को होल लॉट में नोटिस इश्यू हो रही है, जितने भी। क्वेश्चन नहीं किया आपने? क्वेश्चन नहीं किया? नहीं, हमने रिप्लाई किया ही नहीं सर उस नोटिस को। अच्छा, रिप्लाई नहीं किया। ओके, नहीं सर, स्टेट ही कर सकता है ना। हाँ जी, स्क्रूटनी स्टेट ही कर सकता है सर ना, ऐसे एसएमटी 10 या जो भी। ये स्क्रूटनी नहीं है, ये कटसी लेटर है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी आप रिवर्स करो। मतलब बिना सेक्शन के नोटिस इशू कर दिया। और उसके लिए सर वो पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल, ओसी कभी आया, कितना सेल हुआ, अनसोल्ड इन्वेंट्री कितना है, तो वो पूरा चीज मांग रहे हैं। जुडिक्शनल तो मैटर करेगा सर इसमें तो सर, जुडिक्शनल तो मैटर करेगा ही ना सर। आप सर बताए सर्च वो इंस्पेक्शन में कर सकता है, लेकिन अच्छा ये जो नोटिस आया अमित जी, ये सेंटर ये इंटेलिजेंस वाला आया क्या? नहीं इंटेलिजेंस नहीं सर, रेंज से आया सर। क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ राजेश जी बोलिए। ये सब फ्रॉड करते हैं सेंट्रल वाले, जबरदस्ती दूसरे के मैटर में टांग घुसेड़ते हैं।
160 का जो है प्रोविजो 2 जो है, हाँ आप उसका लेते हुए और उसको लेटर लिख दीजिए, बस काम खत्म। नहीं नहीं सर, कल मेरे भी हुआ है केस, वो आगे मेरे साइट पे क्लाइंट के, मैंने पूछा सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, तो मुझे हाँ कंप्लेन किसी ने किया है, तो मुझे हाँ अरे वो आ ही नहीं सकता ऐसे, कंप्लेन नहीं तो किया साइट पे उन्होंने कैसे आ जाएगा बिना किया नहीं, INS-01 लिए? नहीं कुछ किया नहीं सर, वो भी बोला कि ठीक है हम स्टेट को साइन कर देते हैं, चला गया। बोला ठीक है हाँ या स्टेट तो आए ठीक। क्यों थे, वैसे ही भेज देते। मिलने के लिए। अब मिलने का क्या मतलब है? सुनिए ऐसे अब केस में रमेश बोला यस सर सर, ट्रेस पासिंग में FIR हो सकता है, जब बच के रहिएगा, ऐसे मत घुस जाइए किसी के यहाँ। बोला कि आपके ऊपर से कंप्लेन आया है अब हमको। ऊपर से ठीक कंप्लेन है, आया तो क्या हुआ? तो बोला, हम बोले कि जुडिक्शन नहीं है, तो बोला ठीक है स्टेट को साइन कर देते, अपने बोला ठीक है स्टेट को साइन कर देते। हाँ ठीक है, लड़ने से आपको फायदा तो होता ही है। अभी अमित जी के यहाँ एक गया था और मैंने कुछ लाइनें बताई थी, उसके बाद वो क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, अच्छा क्या था मतलब एक्सपीरियंस? सर क्या हुआ था बताता हूँ सर। हाँ अभी 2 दिन पहले ही एक पार्टी की इधर इन्वेस्टिगेशन हुआ, हाँ तो मैंने राजेश सर को फोन किया, सर ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ तो सर ने कहा आप सिर्फ इतना उसको पूछो कि ये जो हाँ आए हैं, हाँ एथोराइजेशन लेटर लेके आए हैं क्या, INS-01 है उनके हाँ पास? हाँ 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 तो जो ऑफिसर आए थे वो सुपरिटेंडेंट लेवल के थे, स्टेट में सर, हाँ असिस्टेंट हाँ कमिश्नर थे। हाँ तो हाँ उन्होंने तुरंत उसके बॉस को फोन किया, बोले सर पार्टी के जो CA है वो ऐसे पूछ रहे हैं कि आपके पास INS-01 या एथोराइजेशन लेटर है जो जेसी ने हाँ आपको अलाउड किया है? तो हाँ उसके बड़े ऑफिसर ने कहा हाँ ऐसा हमने तो किया है, हम तो ऐसे करते नहीं है, लेकिन आप जो भी है जल्दी से प्रोसीडिंग क्लोज करो और चले जाओ। तो मैं सेकंड डे गया वहां पे, मैंने कहा ठीक है आप मुझे INS-01 दिखाइए जरा, मुझे देखना हाँ है। उन्होंने मुझे हाँ अभी तक नहीं दिखाया सर, नहीं ठीक है। दिखाया उन्होंने मुझे, नहीं दिखाया। और मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है बताइए मुझे, आपने जो इंस्पेक्शन वगैरह किया आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं बोले, बोले सिर्फ ऊपर से आया था, इसके लिए थोड़ा साफ सफाई अरे करने सब का। ऊपर से आता है, सर अपने से इवन थोड़ी पंचनामा आते भी हैं। नहीं दिया, पंचनामा भी मुझे नहीं दिया, मतलब कि पंचनामा बोले जब INS-01 होगा तब तो पंचनामा होगा। तो मतलब वहीं पे इमिडिएटली सर उनकी प्रोसीडिंग रुक गई, स्टॉप हो गई। और वो ऐसे बिहेव कर रहे थे, जिसके घर में गए थे उन्होंने प्लेस ऑफ मतलब उनका घर के प्लेस पे लिया था, वो अच्छा चादर तकिया ऐसे फेंक रहे, क्या अलमारी बात खोल कर रहे, रहे ये सब नॉर्मल। करने लगे थे? हाँ हाँ ये सब हो रहा था सर। ये राम, ये सब घुसने के आप क्या कीजिए, मतलब अगर आपको वाकई में कुछ पंगा लेना है तो FIR कीजिए, बोले सर कुछ गुंडे आए थे हमारे यहाँ और ये सब करके गए हैं, क्योंकि INS-01 था नहीं। और सर ने मुझे और एक चीज बोला था कि हाँ जब भी हाँ इंस्पेक्शन होगा आएंगे तो पहले उनका सर्च होता है कि आप यस कुछ लेके तो नहीं आ रहे हो। उन्होंने यस ये सब प्रोसीजर कुछ फॉलो किया नहीं था। तो जब मैं सेकेंड डे हाँ गया, मैं बोला आप लोग आए थे, आपने हाँ आपका सर्च तो दिया ही नहीं। तो हम्म बोला अच्छा ऐसा रहता है क्या सर्च? मैं बोला अगर चलो पार्टी कुल बोले कि मेरा कुछ गोल्ड चोरी वगैरह हो गया तो आप ही हाँ रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप ही आए थे। नहीं नहीं आप नहीं बोले, हमने ऐसा आपने कुछ आपने किया नहीं। बोला ये बात? हाँ मैं उसको बोला सर, फिर क्या क्योंकि बोले उन्होंने वो? वो प्रोसीडिंग पे फाइल क्लोज कर दी थी उसने। तो बोला नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने कोई गोल्ड वगैरह लिया नहीं। मैं बोला उनके घर में CCTV कैमरा है, नहीं नहीं, उनको वहां पे बोलिए कि बोले सर FIR करना चाह रही है पार्टी आपके ऊपर। वो तो सर उनको लगा बहुत कुछ ड्रामा हवा कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पूरा उल्टा था। वो हमसे ही हाथ हाँ पैर जोड़ रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा सर ने कहा INS-01 का नाम लिया बस वही बस ठंडे पड़ गए। यस यस ये टेक्निकल चीज सिर्फ अगर स्टार्टिंग में हो जाए ना तो बीच में ही भाग जाते थे, लेकिन वो शाम को आए थे 4 बजे। हम्म उन्होंने 4 बजे स्टार्ट किया था, तो 6-7 बजे तक वो गायब हो गए सर। बोले नहीं नहीं चलो यहाँ से। और फिर हम्म सेकंड डे बुलाया कि जस्ट आप आओ सिग्नेचर करो, एक समन्स देता हूँ। किस चीज का सिग्नेचर भैया? राजेश जी, वो राजेश जी, जी जी सर, ये किस चीज का सिग्नेचर करवा रहे हैं? सिग्नेचर कोई भी सिग्नेचर नहीं जब था, वो इनके यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे ही उठा ले गए। नहीं नहीं, तो बाद ये लोग क्यों सिग्नेचर करेंगे? बोले सर आप मुझे दीजिए जो लेके गए थे, मैं सिग्नेचर क्यों करूंगा? नहीं और फिर नहीं, वो इनका कोई सिग्नेचर के मतलब ही नहीं था। मैंने इनसे अच्छा कहा भी था एक मिनट राजेश जी, कि एक मिनट FIR करवा दो। राजेश जी, एक मिनट, गोपेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गोपेश जी कहिए। सर एक्चुअली कुछ हाँ लोगों का ये कंफ्यूजन था। बेसिकली एक चीज ये फैक्ट है सर कि कई एक जो एलोकेट हुआ है ना यूनिट, तो पहले सेंटर को अलॉट हुआ, फिर बाद में सिस्टम ने उसको स्टेट कर दिया है। तो एक बार जो भी SSC इस तरह से अफेक्टेड, उनको देख लेना चाहिए कि आज के डेट में कहाँ है वो। ठीक बात है, हर 3 है साल ना? में ये चेंज होता है। हाँ, तो वो एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि वास्तव में हम पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अपना लग रहा है उनका सेंटर या स्टेट, वो आज के डेट में क्या है वो देख लेना जरूरी है ना?
बट विदाउट INS क्यों आ जाते जो हैं? इंसिडेंट है नहीं, ये सेंटर और स्टेट। हाँ, स्टेट वाले विदाउट INS क्यों आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, पहली बात है। कोई नहीं आ सकता। दूसरी बात ये है कि हाँ, नहीं उसमें और वो जेसी लेवल का ही ऑफिसर उसको ऑथराइज कर सकता है, कहीं भी फैक्ट्री प्रीमाइस हो या ऑफिस प्रीमाइस हो, जहाँ भी उसको जाना हो, है ना। आप देख सकते हैं, आपको तो नहीं मिलेगी, पैसे के लिए सकते हैं कि भाई आप, है ना, सर्च वारंट है या ऑथराइजेशन है, जो भी हो। दूसरी चीज इसमें ये कि जैसे आप कह रहे थे कि सर्च के लिए या पर्सनल, ये आप उनसे कह सकते हैं कि आपको हमें एक बार जो है फ्रिस्किंग करना है। ऐसा नहीं कोई भी आदमी ऑफर करे, ये जरूरी नहीं है, आप भी कह सकते भाई हमारे को करना है फ्रिस्किंग। हाँ, ठीक है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस तो यही है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर ही कहता है कि मुझे चेक कर लो। अभी सर जो लेमैन एससीसी है उसको कहाँ मालूम है कि सर प्रायर सर्च के पहले ये सब करना रहता? नहीं, ठीक है, लेमैन की बात नहीं कर रहे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ गोपेश जी बोलिए। नहीं, लेमैन की बात नहीं, ये प्रिवेंटिव मैनुअल होता है, आप भी पढ़ सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है ना, तो आप उसको देख सकते हैं क्या आपके साथ कोई ऑफिसर ट्रीट कर सकता है और आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप क्या चाह सकते हैं, आप क्या मांग सकते हैं उनसे, है ना। और इसमें कोई तफसी और ये कोई बात नहीं होती है, आप बिल्कुल, और आप चूंकि ऐसे हमारे को तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हमारे को जब भी हम कभी भी कहीं भी यूनिट में जाते हैं तो और कोऑपरेट करना कोई चॉइस नहीं है ना, अब उसको कोऑपरेट भी करना है, बस ठीक बात है, ऑथराइज्ड है जो भी, है ना। तो ये है, हालांकि ये बात जरूर हो सकता है सर कि जो भी लोगों को नोटिस हुआ है तो थोड़ा विजिल रहने की जरूरत है, ऐसी जल्दी ऐसे ऑफिसर मतलब चले तो ये गलत है। चलिए ठीक है गोपेश जी, थैंक यू फॉर केस लॉ भी पढ़ा था सर। हाँ, ये जो अंधेरी वेस्ट में ईस्ट में जाके देखिए नहीं सर, असिस्टेंट कमिश्नर ने इन्वेस्टिगेशन किया था, बाद में फ्रॉड निकला। एक ही यूनिट पे 4 प्लेस रजिस्टर थे सर, जीएसटी नंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको कॉश कर दिया था प्रोसीडिंग, क्योंकि वो अथॉराइजेशन ही नहीं था। हाँ, वो तो ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड में। यस, तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप जो मेरिट तो ठीक है, मेरिट इज गुड, बट यू हैव टू फाइट केस ऑन टेक्निकल ग्राउंड ऑल्सो। टेक्निकल ग्राउंड फाइट करने के लिए आपको जीएसटी अच्छे से आना चाहिए, तभी पॉसिबल है। सभी इसी तरह भी एक हमारे गाजीपुर में 2 लोग CTO लेवल के अधिकारी थे, आए और उसके यहाँ डरवा करके उसके यहाँ से लेकर के गए लोग पैसे। बाद में पता चला कुछ नहीं, कोई पेपर नहीं, एक सादे पन्ने पर नोट कर रहे थे लोग, नहीं फ्रॉड नहीं थे, यहीं के थे। अच्छा, ऑफिसर ही थे, विदाउट ऑथराइजेशन थे। जी, कुछ नहीं, बस डरवा करके उनसे वसूली करके लेके चले गए। एक केस हुआ जहां पर मिडनाइट में वॉलंटरी पेमेंट किया गया, मिडनाइट में वॉलंटरी पेमेंट किया गया, कोर्ट गया, कोर्ट ने कहा कि मिडनाइट में वॉलंटरी पेमेंट कौन करता है, रेड हुआ था गुजरात में ना, गुजरात में हुआ था। ओके, मंचरण ना, तो वो तो थ्रेट से था। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप अपने क्लाइंट को कॉन्फिडेंस दिलाइए। ऑफिसर्स वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, यू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। और आप क्लाइंट को कॉन्फिडेंस तभी दिला सकते हैं जब आपको जीएसटी अच्छे से आता हो। क्लाइंट आपके चेहरे को अच्छे से सब पढ़ लेगा कि आपको आता है या नहीं आता, तो चेहरे पे नजर आए आपके कि आपको जीएसटी आता है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद नहीं, जैसा हम लोग करवाते हैं वैसा। मेरे यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था सर क्लाइंट के यहाँ पे 2 दिन पहले ही, तो हमने उनसे पूछा कि ये क्यों आया, मतलब रीजन क्या, हमको भी तो मालूम पड़े, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। तो उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस 6 महीना ही स्टार्ट हुआ है और आपका टर्नओवर 4 CR हुआ। ये इशू 4 CR हुआ, 6 महीना हुआ, तो क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है, उतना प्रॉब्लम कर नहीं सकता। बोले इसी वजह से हमारा INV से आपका आया था कि एक बार विजिट करके क्या है पहले उसको कंफर्म करो। तो सर 6 महीने में 4 करोड़ टर्नओवर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं ठीक है, मेरे पास भी एक केस आया था जिसमें एक लेटर लिख दिया, हमने लिख दिया भैया, मतलब वो मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या होता है। एक्चुअली दे वांट टू सी वेदर देयर इज अ केस ऑफ फेक इनवॉइसिंग और नॉट।
क्योंकि अगर फेक इनवॉइस के केस उसको पकड़ते हैं, लेकिन उसके लिए आने की जरूरत नहीं है, वो बुला के भी कर सकते थे, SMT 10 का नोटिस भी दे सकते थे। बट स्टिल ठीक है, शक के बिना पे कोई GST में कोई काम नहीं होता है, यकीन पे, एविडेंस पे होना चाहिए, बट दैट इज रॉन्ग। और सर वो एक दिन पहले जाके बैंक स्टेटमेंट भी बैंक से निकाल चुके थे। अच्छा, एक दिन पहले। ओके ओके। सर बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं? जैसे हमेशा प्रोसीडिंग में नहीं, ये लोग आजकल बोलते हैं कि बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, पैसा कितना आया, कलेक्शन कितना हुआ बिल्डर से मेरा। ITC से रिलेटेड है तो दिखलाना पड़ेगा, अगर ITC से रिलेटेड नहीं है तो ITC कलेक्शन है, बिल्डर का कलेक्शन है मंथली। हाँ अच्छा, एक केस हुआ था अनिमेश, आप लोग के साथ, वो नोटिस भी हमने डिस्कस किया था, जहां पर उसने कौन सी वेबसाइट, रेरा की वेबसाइट से और भूमि जानकारी के वेबसाइट से निकाला कि आपने इतना इतना फ्लैट सेल किया, लेकिन आपने GST 1 में इतना ही दिखाया था। फिर हमने एक लेटर बना के दिया था और वो ऑफिसर मान ही नहीं रहा था। फिर हमने एक लेटर बना के दिया था कि आप इधर उधर की वेबसाइट से कुछ भी निकाल के उसको एविडेंस के रूप में आप हमारे से एविडेंस और नहीं मांग सकते, बिकॉज 73 कहता है, 74 कहता है, वेर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर, इट मींस यू शुड हैव द एविडेंस, देन ओनली यू कैन डू इट। तो निमेश, उस केस का फिर क्या हुआ? ऑफिसर सब बता दो एक बार, एक्सपीरियंस क्या हुआ? भी चल रहा है, लेकिन उसमें मेरा ग्राउंड मान लिया, अब कह रहा कि बैंक के रिसिप्ट को ही मानेंगे आपका, अब वो आ गया है, अब आ गया, हटा दिया। हाँ, अब वो हटा दिया, गलत साबित कर दिया कि आपने जो लिया था वो नहीं, रजिस्ट्रेशन कॉपी निकाल दिया था। ठीक, उसको अपना वो एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि बैंक रिसिप्ट को ही मानेंगे तुम्हें। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एक कड़ा लेटर जिसमें एक टेक्निकल ग्राउंड या फिर लॉ के ग्राउंड नहीं लिखेंगे, तब तक कभी कभी ऑफिसर जिद में आ जाता है कि नहीं, आज हम रेवेन्यू का टारगेट जरूर पूरा करेंगे। तो ये सब है। तो आपको ये, बहुत लोगों को लगता है कि सर अगर मैं ये लिखूंगा तो ऑफिसर मेरे ऊपर ये नहीं कर दे, वो नहीं कर दे, उस डर के कारण अगर आप नोटिस का रिप्लाई बनाएंगे तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। सर अभी एक इशू और चल रही है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ, ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का। सर लोग मान नहीं रहे हैं, जो भी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में बोलते हैं नहीं, इस पर GST लगना चाहिए। नहीं, तो उसका सर्कुलर तो आके भी विड्रॉ हो गया, वो सर्कुलर कोट करो ना। वो बोलता है हायर अथॉरिटी के पास चले जाइए। हायर अथॉरिटी, ओहो, देखो वर्बली कुछ भी बात होता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिटर्न में गिव दैट सर्कुलर, दैट दिस सर्कुलर व्हिच वांटेड टू टैक्स द फाइनेंशियल क्रेडिट नोट हैज बीन विथड्रॉन, ये लिखो। और फिर देन उनको भी बोलो लिख के दे। लिखने में मेहनत होती है ना, जब आप मेहनत करते तो उनको भी मेहनत करवाइए, जितनी मेहनत करवा सकते हो ऑफिसर को उतनी अच्छा है। मार्च का मंथ है, इन लोगों के पास टारगेट इतना एक्सेस है सर, एकदम बहुत ज्यादा हार्डल कॉलिंग, फोन कॉल करना सबको, ये वो बहुत चल रहा है मार्च के लिए। चलो सब चलता रहेगा, क्लाइंट अगर ऑनेस्ट है तो आप उनके लिए फाइट कीजिए, बस मेरा तो यही कहना है। चलिए फिर, कल नहीं, विल मीट ऑन थर्सडे। सो थैंक यू सो मच। थर्सडे मिलते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया प्लीज ज्वाइन, आपको फायदा होगा, आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद नहीं होगा। बाकी कहीं भी जाएंगे निश्चित बर्बाद होना है, निश्चित। थैंक यू साहब। मैं कल, थैंक यू सर, हाँ पेमेंट करा था साहब। हाँ, किताब का ना, ठीक है, हाँ, उसका कुरियर करेंगे आज। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। जिन्होंने पेमेंट किया किताब का आज कुरियर करना। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपसे क्लासेस पेड होंगी, वो हम लोग शिफ्ट करेंगे उस पेड में, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।